टेक न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त राज। हम आए हैं गांव ढिंडाल, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद में, और यहां से प्रधान पद के प्रत्याशी चुने गए नवनीत कुमार जी। चलिए उनसे कुछ बात कर लेते हैं। सर, पहले आपका इंट्रोडक्शन हो जाए। जी, मेरा नाम नवनीत कुमार ढिंडार है और मैं गांव ढिंडार से प्रधान पद पर इस समय हूं, और गांव की जनता के पूर्ण समर्थन से, बहुत बढ़िया समर्थन मिलने के बाद इस पद को मैंने प्राप्त किया है। सर, हमारा पहला सवाल जो हमारा अक्सर लोगों से होता है, प्रधान पद आपको मिल गया है तो इसके पीछे आपका क्या कारण है कि आप एजुकेशन का, मुझे पता चला आपकी बहुत अच्छी एजुकेशन है, कि आपने प्रधान पद के लिए इलेक्शन लड़ा है। ठीक है, आपके पास, आप इस समय शिक्षा में भी है, तो इसके पीछे आपका मुख्य कारण जानना चाहता हूँ ताकि जनता को भी पता चले। सबसे मुख्य कारण है जागरूकता का अभाव लोगों के बीच में, और शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो लोगों में जागरूकता का अलग जगा सकता है। वर्तमान अगर सिनेरियो पे हम बात करें तो कोविड-19 एक ऐसी वायरस इस समय चल रहा है जिससे पूरा संसार जूझ रहा है, केवल हिंदुस्तान नहीं, हर एक व्यक्ति विशेष तक से प्रत्येक व्यक्ति से जूझ रहा है। तो इस पे भी जागरूकता व्यक्ति के अंदर जल्दी से तभी पनपेगी जब वो शिक्षित होगा। तो एजुकेशन इसीलिए मैंने मुद्दा बनाया है। सफाई या कोई भी अन्य मुद्दा होगा वो कहीं ना कहीं शिक्षा से आगे जुड़ जाता है। सर, इलेक्शन लड़ने के लिए आपने मुख्य किन किन बिंदुओं पर ध्यान दिया और किन मुद्दों पर आपने ये इलेक्शन लड़ा? देखिए, सबसे पहली तो बात है मूलभूत आवश्यकताएं जो गांव के लोगों की हैं। उसके अलावा मैंने बताया अभी एजुकेशन। मैं कंपटीशन के सेक्शन में बहुत लंबे समय से जीएस के जादूगर के नाम से जाना जाता हूं। तो सेक्शन में मैं भी तैयारी कराता हूं बच्चों की। तो मैंने अपने गाँव के बच्चों को सबसे पहले वो ही शिक्षा निःशुल्क देना शुरू किया, और जिसका रिजल्ट निकला, गांव के कितने ही बच्चों का सरकारी पदों पर सिलेक्शन हुआ और कितने ही बच्चे सिलेक्शन के कगार पे हैं, और कितने बच्चों का रिकॉर्ड सुधरता जा रहा है, जिससे घर वालों के अंदर उनके एक अवेयरनेस, जागरूकता का भाव बढ़ा, और उनके घर के आसपास के एरिया में आप देखेंगे खुद स्वच्छता और सफाई आपको दिखाई देगी। तो आपको ये लगता है कि जनता ने जो आपको चुना है उसके पीछे जो शिक्षा की अवेयरनेस आप लोगों में ला रहे हैं एजुकेशन के लिए, तो उसके पीछे इस कारण को मानते हैं, कोई और कारण? नहीं, ये कारण भी है। इसके अलावा मैं हमेशा लोगों के लिए तत्पर रहा। आधी रात को भी, जब कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन लगा था, उस समय हमारे गांव के कितने ही परिवार थे, उनके चूल्हे जलने बंद हो गए थे। उस दौरान मैंने अपनी एक टीम बनाई, और टीम बना करके लोगों को आर्थिक मदद करने के साथ साथ राशन सामग्री, राहत सामग्री, मोर देन 3 लाख रुपीस, मैं काउंटिंग नहीं करता पैसे की, लेकिन रात को 9 बजे के बाद मैंने घर पे जाके वितरित करवाई, और लोगों को साथ के साथ ये भी मैसेज दिया कि वो किसी को ना बताएं। तो सर, आपकी ये तैयारी कितने सालों से चल रही थी? देखिए, अगर मैं प्रधान पद की तैयारी की बात करूं तो पिछले 2 साल से मैं गांव में लगातार कार्य कर रहा हूं। आपको खंभों के ऊपर जो लाइट लगी हुई दिखाई देंगी, बल्ब दिखाई देंगे, वो बल्ब भी मैंने अपने और अपने कुछ लोगों के सहयोग से लगवाए हैं, क्योंकि लाइट नहीं थी गांव में। 1-2 खंभे इक्का दुक्का पे लगी हुई थी। सफाई को लेकर भी कोविड-19 के चलते हुए 5 से 6 बार मैंने गांव को सैनिटाइज कराया, और कल भी मैं कराने जा रहा हूं। करा चुके हैं आप? सैनिटाइज करा चुका हूं। जो मास्क मैंने लगाया है, ये मास्क मैंने कुछ गांव की महिलाओं के माध्यम से और कुछ बाहर मुरादनगर महिलाओं के माध्यम से तैयार करवा के, रेडी करवा के उनको रोजगार का अवसर दिया है, रोजगार की सुविधा दी है सशक्तिकरण को लेकर, और खुद भी मैं इसी का प्रयोग करके लोगों को मैसेज देता हूँ। मास्क और साफ सफाई अवेयरनेस को लेकर के प्रोग्राम चलते रहते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है धार्मिक सौहार्द की भावना मैंने गांव के अंदर पैदा की। रक्षाबंधन को हमने मुस्लिम बहनों के साथ बनाया, और ईद हम खुद जाके मुस्लिम भाइयों के साथ बनाया। बहुत अच्छा है। सर, आप इस समय प्रधान पद के लिए नियुक्त किए जा चुके हैं। पहले 6 महीने में सबसे पहला काम जो आपका है वो क्या होगा? देखिए, मैं तो कार्य ऑलरेडी शुरू कर चुका हूँ। अच्छा। कार्य शुरू करने के लिए अभी मेरी शपथ भी नहीं हुई, और आप देखेंगे कि जो हमारा इधर तालाब है, तालाब के पास में इतनी गंदगी थी, उस गंदगी को साफ कराने के लिए मैंने आज मेरी ही पॉकेट, यानी कि पहला अभियान जो है, पहला आपका सफाई पर ध्यान है कि गांव में सफाई प्रॉपर होनी चाहिए। अभी सर कोविड-19 भी चल रहा है, बिल्कुल उस मद्देनजर स्वच्छता, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण और महिलाओं का स्वरोजगार, प्रत्येक व्यक्ति का रोजगार, चाहे वो शिक्षित है या नहीं है। शिक्षित नहीं है तो मजदूरी से संबंधित जितने भी भत्ते और सरकारी योजनाएं हैं उनसे उसे लाभान्वित किया जाए, और जितनी भी सरकारी योजनाएं गांव के स्तर तक आती हैं लेकिन लागू नहीं हो पाती, ब्लॉक तक खत्म हो जाती हैं या कहीं भी खत्म हो जाती है किसी भी स्तर पर, वो बुनियादी लोगों तक पहुंचाना। अभी शिक्षा का क्या स्तर है आपके गाँव में? देखिए, शिक्षा का स्तर ये है कि हमारे गांव से अगर मैं क्षेत्र की बात करूं तो क्षेत्र में हमारा गांव बहुत लंबे समय से पहले से ही मिलिट्री और की भर्ती होने के लिए और शिक्षकों के लिए, अध्यापकों के लिए जाना जाता है। आप मेरे ही मोहल्ले की बात करें तो शुरुआत पहले घर से आप करेंगे तो कोई ना कोई व्यक्ति मिलिट्री या पुलिस में, या फिर आपको अध्यापक के रूप में जरूर मिलेगा। मेरे खुद के पिताजी भी जूनियर हाई स्कूल में हेड मास्टर से रिटायर हैं। शहीद संजीव जी के परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ, बराबर में ही शहीद संजीव जी का आवास है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं शिक्षा के स्तर को दिखाती है कि गांव पहले से शिक्षित है। कितने ही लोग विदेशों में रह के गांव का नाम रोशन कर रहे हैं।
लेकिन पिछले समय में उन लोगों को कोई भी तूल या भाव नहीं दिया गया, ना ही उन्हें गांव से बुलाया गया, तो उनका संपर्क गांव से लगभग खत्म हो कितने चुका है। सरकारी स्कूल है आपके गांव में? हमारे गांव में इस समय 3 सरकारी स्कूल हैं। कहाँ तक, मतलब ये कौन सी क्लास तक? देखिए, पहले गांव में कुछ समय पहले पहली जो योजना थी, उससे पहले हमारे गांव में इंटर स्कूल भी था। अच्छा जी, जी। 2010 तक 2009-10 तक भी हमारे गांव में इंटर स्कूल रहा है। जी। लेकिन उसके बाद इंटर स्कूल वो 8वीं तक आ गया, 8वीं से 5वीं तक चला गया, और पिछली जो योजना थी, पिछली योजना में वो भी खत्म हो गया। इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? लोगों का चुनाव, लोगों ने जिस प्रतिनिधि को चुना, जो प्रधान जो चुने गए हैं वो गलत गलत चुने गए। शिक्षा का अभाव। अगर आप प्रधान को चुनते हैं, शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं दिया उन लोगों बिल्कुल ने। नहीं दिया। मैं कहता हूं कि प्रधान चुनने के 2 तर्क होने चाहिए। एक तो व्यक्ति शिक्षित हो, और दूसरा आप प्रधान उसे चुने जिसके पास अपनी खुद की आमदनी का कोई साधन हो। उस व्यक्ति को बिल्कुल भी प्रधान ना चुने जो पैसा लगाकर पैसा कमाने के लिए वो एक एंटरप्रेन्योर की तरह प्रधानी को देख रहा है। चलिए सर, ठीक है, आपने बताया कि वो स्कूल भी बंद हो गया है। अब आपका कदम क्या होगा शिक्षा के क्षेत्र में गांव को लेकर? प्राथमिक स्तर पर मैं उसी स्कूल को खोलने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। अभी कोविड-19 की गवर्नमेंट गाइडलाइन आ रही जी। है, तो उसके चलते हुए स्कूल नहीं संचालित हो पा रहा जी। है। लेकिन मेरा पहला प्रयास है कि मैं उस स्कूल को 8वीं से 10वीं, 10वीं से 12वीं तक लेके आऊँ। आप अपने कार्यकाल में से 12th तक लेकर जाएंगे? 100% लेके आऊँगा। 8वीं कक्षा तक सभी के लिए, और 8वीं से 12वीं तक गांव के या आसपास की सभी लड़कियों के लिए। लड़कियों मैं गर्ल्स इंटर कॉलेजों से बनाना चाहता हूँ। मतलब महिला सशक्तिकरण की तरफ आपका ज्यादा ध्यान है। ज़्यादा ध्यान है। सर, चिकित्सा की क्या सुविधा है अभी आप गाँव में? गांव में चिकित्सा की सुविधा के लिए ब्लॉक बना तो है, लेकिन अगर मैं आपको ब्लॉक की हालत जी। दिखाऊं तो आप खुद शर्म महसूस करेंगे। गांव मेरा है, लेकिन शर्म आपको आ जाएगी। जी जी। बिल्कुल भी वहां पर आपको केवल 6 चेयर मिलेंगी, यानी जिनमें से गवर्नमेंट डिस्पेंसरी तो है? नहीं, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी का फायदा यहाँ के लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा। अच्छा। एक्चुअली आशाएं अवेयर हैं, आशा चाहते मेरे हैं, पूछने का सवाल है, क्या डिस्पेंसरी है गवर्नमेंट की गांव में? नहीं है। गवर्नमेंट डिस्पेंसरी गांव में नहीं। तो कहाँ पर है फिर यहाँ पर आपके आसपास? मुरादनगर या अच्छा, रावली। ये वहाँ जाना पड़ता है। बिल्कुल। क्या आपकी कोशिश होगी कि कोई ऐसी डिस्पेंसरी गांव में भी बने? बिल्कुल 100%। ये प्रयास तो मैंने आज शुरू भी कर दिया। अच्छा, very आज good। मैंने आशा और आंगनवाड़ियों की एक मीटिंग बुलाई तत्काल, जी। और उस मीटिंग अच्छा, मैं में बीच में काटूंगा आपको। आंगनबाड़ी की हालत मैंने कई गांव में देखी जी, सर, बिल्कुल कबाड़ घर बने हुए हैं, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हम्म। मेरे गांव में भी ये हालत है। एक्चुअली मैं कहता हूं कि मैं आपके माध्यम से ये प्रश्न पुराने प्रधान से भी पूछूंगा कि अगर आंगनवाड़ी है तो राशन वितरण करने से लेके और जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा की व्यवस्था अगर आंगनवाड़ियों के अंडर दी गई है, तो तीसरा व्यक्ति बीच में आके इंटरफेयर क्यों करता है? किसी भी समूह का बीच में आके इंटरफेयर क्यों होता है जब आंगनवाड़ी और उनकी सहायिकाएं हैं? अगर उनको आप उनके ही कर्तव्य के प्रति उनको जागरूक नहीं करेंगे, आंगनवाड़ियों को उनका कार्य नहीं करने देंगे, और उनको जो सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से आ रही हैं उनके साथ अड़ के आप खड़े नहीं होंगे, तो आंगनवाड़ी कार्य नहीं करेगी। तो आपके कार्यकाल में ऐसा होगा? 100%। होगा। मैंने मीटिंग इसलिए की है। जी, जी। मैंने देखा आंगनवाड़ी 4 आंगनवाड़ियाँ गाँव में हैं, 4 में से 3 के पास तो सहायिकाएं ही नहीं है। सर नवनीत जी, हम अगर 6 महीने से साल भर के बीच फिर यहाँ पर आते हैं, हमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखिए, 6 महीने के अंदर तो परिवर्तन बहुत मिलेगा, लेकिन 1.5 साल के अंदर मैं ये वादा करता हूँ, ये गांव ढिंढार नहीं, ये जलालपुर आदर्श गांव ढिंढार होगा। हाँ, क्योंकि आदर्श गांव कुछ बन चुके हैं समय पर, तो आपकी कोशिश होगी कि गांव को आदर्श गांव की श्रेणी में लाया जाए विदिन 1.5 ईयर, 1.5 साल के विदिन अंदर, 1.5 ईयर। 5 साल के कार्यकाल के बाद इस गांव में आने के लिए जी। मैं जो भी उस समय माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होंगे उनको मैं मजबूर कर दूंगा कि वो इस गांव ढिंढार में आएंगे देखने के लिए। जी जी जी, ये मेरा very good। प्रयास है। सर सफाई का आपने सबसे बड़ा मुद्दा बताया, वो कोविड-19 को लेकर भी है। चिकित्सा के लिए आपने डिस्पेंसरी का बताया है। सर उसके लिए आपको लगता है यहाँ पर एक एम्बुलेंस की सुविधा भी होनी चाहिए? देखिए, वो भी मैं ये सोच रहा हूँ, बहुत जरूरी है हर गांव वो भी के मैं लिए। सोच रहा हूँ। देखिए, अब मैं अगर गवर्नमेंट की तरफ से बात करूं जी। तो गवर्नमेंट की तरफ से इस तरीके की कोई सुविधा मुझे ब्लॉक में नहीं दिखाई दी। जी। इसी के चलते हुए कल मैं नजदीकी थाने और चौकियों पे भी गया, ताकि थोड़ा कम स्पेंड करके और गांव को मैं सुविधा दे सकूं, क्योंकि ये आर्थिक पूरा का पूरा प्रेशर मेरी खुद की पॉकेट पे आएगा, और मेरा जो बिजनेस एजुकेशन का है वो पिछले कितने 1.5 साल से लगभग बिल्कुल बंद है। बिल्कुल बंद तो इसलिए मेरा प्रयास है कि कोई वैन की व्यवस्था करा के, अच्छी वैन हो कोई, उसको मैं एम्बुलेंस में कन्वर्ट करा के और गांव के मंदिर में एम्बुलेंस को और उसकी चाबी को वहाँ पे रख दूं, और एक फॉर्म इस तरीके का रखूं, कोई भी व्यक्ति लेके जाएगा उसकी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होगी। अच्छा, उसके लिए निःशुल्क होगा। हम अभी पिछले गांव में थे, मुझे गांव का नाम प्रॉपर ध्यान नहीं, कल हम गए थे, जी। तो उन्होंने अपनी पॉकेट से या कुछ गांव की या कुछ एनजीओ वगैरह की सहायता से कुछ ऑक्सीजन के सिलेंडर्स का इंतजाम किया है फॉर इमरजेंसी। उन प्रधान ने अभी इन तरफ से किया है। जी जी। तो क्या आपको इसके बारे में आपका क्या ख्याल है सर? ऑक्सीजन की बहुत मैंने- कमी हो रही है, ऑक्सीजन है ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है।
देखिए प्राइवेट रूप से तो कितने ही हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट जो चीज़ें हैं उनके साथ मैंने अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाया है, ताकि कोई ऐसी समस्या आती है तो अच्छा, त्वरित मतलब आपने कनेक्शन रखा है उन कनेक्शन लोगों से। रखा है, जी त्वरित लोगों को वहाँ पे पहुँचाया जाए, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के माध्यम से या मोहिद्दीनपुर रोड पे आपका, या आपका भोजपुर वाली रोड पे, मोदीनगर वाली रोड पे, जी। या किसी और अन्य अस्पताल के माध्यम से मैंने ये प्रयास किया है, ताकि त्वरित व्यक्ति को अगर कोई समस्या गाँव में होती है वहाँ पे उसे पहुँचाया जाए। यानी गांव के किसी व्यक्ति को अगर कोई कोविड संबंधी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपसे आकर मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल आप उनके साथ खड़े हो। बिल्कुल, जैसे अभी हमारे गांव में एक दो केसेस थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे, उन केसेस को लेकर के ब्लॉक से मैंने कोविड किट मेडिसिन मंगा करके उनके पास पहुंचाई, और जितने भी सरकारी स्कूल हैं, हमारे प्राथमिक स्कूल हैं और सरकारी बिल्डिंग हैं, उन सब के ऊपर मैंने पर्चे जो पंपलेट्स होते हैं वो चस्पा दिए हैं, जिसमें लिखा है कि अगर आपको कोविड के जैसे सिम्टम्स होते हैं तो आप किन किन मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। तो वो अवेयरनेस मैंने, और बाकी कल मैं लोगों को घर घर जाके इस चीज़ जैसे सर हम अभी गांव में घूम रहे थे तो हमारे कुछ लड़कों से, नवयुवकों से बात हुई थी, उनकी डिमांड सर खेल के मैदान और जिम को लेकर है। बिल्कुल। तो सर इस और आपको कोई ध्यान? देखिए ऐसा होता है कि हमारे गांव में एक जगह इकट्ठी प्रॉपर कोई एलएमसी की ज़मीन नहीं है, लेकिन अगर चकबंदी के माध्यम से ये प्रयास किया जाए तो इसमें बहुत सारे लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए लंबा समय लग जाएगा। इसीलिए त्वरित बच्चों के पास खेलने का क्रीड़ा स्थल हो, इसके लिए गेहूं अभी कटे हैं तो उगाही पर लेकर के 5 वर्ष के लिए मैं अपने पैसे से, क्योंकि इसमें ग्राम पंचायत का कोई भी पैसा सरकार की तरफ से नहीं आएगा, इसीलिए मैं अपने ही माध्यम से, अपने ही पैसे से या कुछ लोगों के सहयोग से 5 वर्ष के लिए उगाही पर लेकर के क्रीड़ा स्थल को 6-7 बीघे का। सर ये आपके गांव की डिमांड नहीं, ये अक्सर हम जिस गांव में भी जा रहे हैं वहाँ के सभी नवयुवकों की डिमांड है। एक्चुअली मैं जानता हूँ इस चीज़ को, इसलिए क्योंकि मैं खुद खेल से बहुत संबंधित रहा हूँ। 2010-11 तक मैं खुद क्रिकेट खेला हूँ, BCCI, DDCA, GCL, DDCL खूब लीग्स खेला हूँ। उसके बाद मैं अपने एजुकेशन के सेक्शन में आया और मैंने कितनी ही गवर्नमेंट जॉब पे सिलेक्शन लिए, ज्वाइनिंग की, नॉन पे लीव लिया, छोड़ दिया, और फिर इस सर्विस में आके आपके सबके सहयोग से आज सेवा कर रहा हूँ। सर आप इसे रिलेटेड एक सवाल है, क्योंकि आप चूंकि एजुकेशन से रिलेटेड हैं, एक दो गांव में ये सवाल उठा है, कुछ नवयुवकों ने हमें बोला है, ऐसा किसी गांव में भी है नहीं, एक दो प्रधान ने बोला कि वो शुरू करेंगे लाइब्रेरी। सर नहीं, 100% ये सर आपसे रिलेटेड है बहुत ज़्यादा, आप क्योंकि इसी डिपार्टमेंट से हो आप। एक्चुअली मेरे ही बिल्कुल 100 मीटर दूर मेरे से सिद्धा, अब वो केवल एक बिल्डिंग है, खंडर हो चुका है, पिछले 5 वर्ष में वो सिर्फ खंडर हुआ है, तो उसी के कमरों का प्रयोग करके बच्चों के लिए लाइब्रेरी की सुविधा और वर्चुअल लेवल पर बच्चों की क्लास को, मतलब आपके मैनिफेस्टो में लाइब्रेरी है 100% है, प्राथमिकता पे है। वेरी गुड, क्योंकि आप खुद एजुकेशन से। मेरे पास खुद कंपटीशन से संबंधित लगभग मैं अगर थोड़ा सा 1000 से अधिक किताबें मेरे पास है। वेरी गुड। तो वो सब मैं बच्चों को, मुझे आगे उनकी सहायता भी होगी, मैं बच्चों के साथ बैठ के पढ़ूंगा, वो उनके लिए एक मैसेज होगा और शायद आदर्श के रूप में कार्य करे। बच्चों को कंपटीशन सेक्शन में दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, SSC, बैंकिंग, IAS, PCS की तैयारी मैं खुद निःशुल्क गाँव के बच्चों को कराता हूँ। मैंने क्लासरूम बना के दिया है शहीद संजीव मेमोरियल क्लासरूम के नाम से, और उसमें मैं खुद पढ़ाता हूँ, अध्यापक बाहर से भी आके पढ़ाते हैं, और ऑनलाइन भी मैं बच्चों को कोर्स खरीद के देता हूँ। जी सर, R3F के माध्यम से आप अपने गांव वालों को और गांव के आसपास वालों को एक बात थोड़ा क्रमबद्ध बता देंगे कि आपके 5 साल में आप किन किन कामों को कराने का प्रयत्न करेंगे? देखिए, शिक्षा से संबंधित अगर मैं कार्यों की बात करूं तो सरकारी नौकरी आने वाले समय में गांव ढिंढार से अधिक कहीं नहीं होगी। आसपास के भी जो बच्चे हैं उनसे भी मैं कहूंगा अगर वो पढ़ने के इच्छुक आ सकते हैं। लाइब्रेरी की सुविधा बच्चों के पास होगी, 100% होगी। इसके अलावा कुछ रास्ते के निर्माण, नालियों का निर्माण, वो तो होना ही होना है। सफाई पे मेरी प्राथमिकता होगी। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं का स्वरोजगार, सरकार की योजनाओं का महिलाओं तक पहुंचना, पुरुषों तक पहुंचना, उन लोगों के पास जो शिक्षित हैं उनके पास भी रोजगार, और जो शिक्षित नहीं हैं उनके पास मजदूरी भत्ते, मनरेगा से संबंधित जितने भी कार्ड हैं वो उन व्यक्तियों के पास, या मनरेगा में सभी का रजिस्ट्रेशन होगा जो अभी बीच में रोकूंगा आपको। कई गांव में शिकायत आई है कि मनरेगा का पैसा उन्हें मिलता ही नहीं है। हकीकत है, मेरे गांव में भी है, प्रधान खा जाते हैं, ये वास्तविकता है। देखिए, मेरे गांव में मैं आपको ऐसे कितने ही लोगों से परिचित करा सकता हूं जिनको ये ही नहीं पता कि उनका मनरेगा में रजिस्ट्रेशन है, और हाँ, रजिस्ट्रेशन उनको है, पता ही नहीं है। और वो सारे पैसे जो आ जाते हैं भत्ते के हिसाब से, उत्तर प्रदेश की दर के हिसाब से, वो सब प्रधान के खाते में या उनके सहयोगियों के खाते में। तो आपके यहाँ पर वो बराबर बटेगा। मैं मनरेगा के लिए पूरा एक बड़ा बोर्ड गांव के ब्लॉक पे लगवाऊंगा, जिन जिन का रजिस्ट्रेशन होगा उनके कॉन्टैक्ट नंबर और सारी चीज़ों के साथ डिटेल में किस तरीके से वो लाभान्वित होते हैं, उनको कहाँ कहाँ कार्य 100 दिन का रोजगार उनका मिल पाया, उसको का पूरा ब्यौरा मिलेगा। पूरा ब्यौरा जी जी। सर जैसे गांव में गरीब लोग होते हैं, किसी के पास घर है, किसी के पास नहीं है, तो टूटे फूटे है, छत तक नहीं है,
तो उसके बारे में क्या सोचा? देखिए, सरकार की स्कीम के अंतर्गत अगर हम जाएं तो सरकार ने बहुत सारे ना ऊपर से नीचे तक पॉइंट बना दिए हैं कि अगर इन बिंदुओं पे मकान जो है कच्चा मिलता है, उसमें पक्की ईंट का प्रयोग ना किया गया हो, पक्की छत ना हो, नीचे से पक्का ना हो, तो इन सारे बिंदुओं पे अगर हम जाएं तो शायद किसी गरीब का मकान बन ही नहीं पाएगा। वास्तविकता ये है कि आवश्यकता अनुसार अगर एक घर में 3 भाई हैं और एक ही कमरे में तीनों भाई अपने जीवन और अपनी जीवन संगिनी के साथ रह रहे हैं, अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, आवश्यकता उनको 2 मकान की है। मैं इन चीज़ों पे प्रयास करूंगा एसडीएम साहब के माध्यम से और डीएम साहब के माध्यम से। अगर यहाँ ब्लॉक लेवल पर नहीं हो पाता तो मैं मुख्यमंत्री को एप्लीकेशन तक फैक्स करने की क्षमता रखता हूँ। वेरी गुड। दोस्तों, मैं अभी ग्राम जिंडार में हूं और मैंने नवनीत कुमार जी से बात की है, जो यहां पर प्रधान पद के प्रत्याशी बने हैं, चुने गए हैं गांव के जनता की तरफ से। मैं इनकी बातों से बहुत इम्प्रेस हूं। मैं कई गांव में गया हूं, कई प्रधानों के इंटरव्यू लिए हैं, लेकिन इन्होंने जो बातें बताई है और इनके जो विकास के कार्य ये करना चाहते हैं वो वास्तव में बेमिसाल हैं। अगर वो सभी 5 साल में पूरे हो गए तो नवनीत कुमार जी को अगली बार निर्विरोध चुन लिया जाएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। और इन्होंने जो कार्य बताए, अगर ये कार्य पूरे हो गए तो शायद ये गांव आगे आकर आदर्श गांव में भी शामिल हो जाएगा। मेरी उम्मीद है नवनीत जी अपनी सभी बातों पर खरे उतरेंगे और जो इन्होंने बातें बताई है, विकास के कार्य बताए, उन्हें पूरा करेंगे। दोस्तों, बस आज यहीं तक, और आपको बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या कार्य हुए। मैं इनसे संपर्क में रहूँगा और तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। सर, आपको हमारी तरफ से बधाई फिर से, और आपने हमको वक्त दिया, इसके लिए भी धन्यवाद। मैं R3F की तरफ से राज, और कैमरे पर है हमारे साथ अंजलि राजपूत। जी नमस्कार, मैं राजन राही R3F न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी तक की कमान संभाली थी हमारे राज वरिष्ठ पत्रकार ने, और अब कमान संभालने जा रहा हूं मैं। यहां से नवनिर्वाचित एक नौजवान युवक प्रधान बना है। सबसे अच्छी बड़ी बात है उसका मैनिफेस्टो बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं सुन रहा था उनकी सारी बातें, और उनके जो आगे की रणनीति है वो बहुत अच्छी है। उसी गांव के वासी है, मूलवासी हमारे साथ। आइए पूछते हैं कि उनकी क्या अपेक्षा है नवनिर्वाचित प्रधान से। उनका नाम है नवनीत। नवनीत के माना क्या बताऊं, नाम ही इतना अच्छा है कि लोगों को बहुत सारी उनसे उम्मीद है। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? पंडित आशीष कौशिक। मेरा नाम राजन। राजन। अच्छा, यहाँ से जो नवनिर्वाचित प्रधान बने पंडित जी, हाँ जी, उनका क्या नाम है? नवनीत कुमार। नवनीत कुमार में एक खासियत ये मुझे जो लगी, व्यक्तिगत बात मैं अपनी बात रखता हूँ, कि एक पढ़े लिखे हैं बिल्कुल, और एजुकेशन पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा प्रधान आना चाहिए जो एजुकेशन पे जोर दे? बिल्कुल आना चाहिए। ये ज़माना ही एजुकेशन का है। एजुकेशन अच्छी होगी तो निश्चित है गांव की तरक्की होगी। और मुझे इस बच्चे में लग रहा है कि ये अपने एजुकेशन को गांव की सेवा के लिए लगाएगा, और लगाता भी आ रहा है। बेचारा कई महीनों से फ्री में कोचिंग बच्चों को दे रहा है, तो वो निश्चित है कि बच्चों को आगे बढ़ाने का ही प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि आगे बढ़ने का जो सबसे बड़ा मुख्य रास्ता होता है कामयाबी का, होता है वो तो एजुकेशन। सब कुछ छिन जाता है, पढ़ाई नहीं छिनती। बिल्कुल एजुकेशन। तो वो लगता है कि 5 साल गांव में अच्छा काम होगा इस बार? हाँ, बिल्कुल लगता है। युवा में बिल्कुल पूरा बहादुरी से कार्य कर रहा है और जज्बा है उसके अंदर। और उनका कहना है कि कल वो सैनिटाइजर भी करवा रहे गाँव में। हाँ बिल्कुल, उसने बच्चे ने कई बार पहले भी किया है। तो आपको लगता है उन्हें बनना चाहिए और बन गए? हाँ बिल्कुल, युवा आपका साथ उनके साथ? बिल्कुल, युवा पीढ़ी को साथ में रहना भी चाहिए उनके। हम भी साथ में थे। तो 6 महीने बाद फिर आऊंगा मैं कौशिक जी। हाँ बिल्कुल, और देखूंगा ये वेलकम। कामों का आगाज शुरू हुआ या नहीं। बिल्कुल, हमारे ये बच्चा तो हमारे कार्य अंडर में ही रहा है, आशीर्वाद रहा हमेशा। अच्छा, ये किस चीज का पोस्टर लगा हुआ है आपके सर के ऊपर? आवश्यक सूचना। ये कोरोना के लिए लगा हुआ है। अच्छा, तो कोरोना के लिए सतर्कता। हाँ बिल्कुल सतर्कता है। चलिए, देखिए गांव में सतर्कता है और सभी लोगों ने मास्क भी लगा रखा है, और अच्छी बात है। अब हम बधाई देने गए थे उनको और उनके मैनिफेस्टो में बात करी। 6 महीने बाद फिर आएंगे, हो सकता है पहले भी आ जाए, बाद में भी आए, लेकिन फिर आएंगे और सच आपके सामने लाने की कोशिश करेगी R3F न्यूज़ की टीम। इसी के साथ मैं लेता हूं विदाई। मैं आपका अपना राजन राही, कैमरे पे अंजलि राजपूत। धन्यवाद।